जब से घर दोस्तों ऑक्शन पे गया है तब से रोज कोई ना कोई स्टाफ यहाँ पर आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले एक स्टाफ आया था, कल भी आया था, परसों भी आया था। सूट टाई पहन के आते, बेल बजाते। पता नहीं कोई अंकल आए हैं सूट टाई पहन के। हाय। ちょっと待ってください。ないです。違います。はい。मुझे लगता है डिलीवरी वाला कुरियर वाला होगा, बट नहीं। इंटरकॉम में मैं चेक करता हूँ तो पता चलता है कि ये सारे सेल्स वाले हैं। सेल्स वाले इन द सेंस जो हाउस एजेंट्स होते हैं, हाउसिंग कंपनी होती है, या फिर जो लोन वाले, बैंक वाले में भी शायद हो सकते हैं। क्योंकि अभी जो आया था बंदा, मैंने दरवाजा तो खोला नहीं, इंटरकॉम पे उससे बात किया मैंने, तो वो मुझे पूछता है कि मात्सुमोरा सान जो घर के ओनर है, वो बोलता है कि तुम हो क्या? बोला नहीं मैं नहीं हूँ, कोई और है, मैं कोई और पर्सन हूँ, ऐसा बोल के फिर उन्होंने ठीक है कोई बात नहीं, फिर वो बाहर के बाहर निकल गए थे। परसों भी एक बंदा आया था, सूट टाई में आया था, और मैंने दरवाजा खोल दिया था। मैंने इंटरकॉम पे कुछ पूछा नहीं, मैंने डायरेक्टली दरवाजा खोला और उसको बात किया। तो उसको लगा कि मैं ओनर हूँ घर का, तो फिर वो मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थमा रहा था, बोल रहा था कि आपका घर ऑक्शन में है, मैं घर का ओनर नहीं हूँ, मैं यहाँ पे रेंट पे रहता हूँ और ओनर मैं नहीं हूँ, तो उनको जाके आप बात करो बोल के। बट दिक्कत ऐसी होगी कि जो ओनर है उसने ये एड्रेस दे के रखा है उसका। मुझे लगता है जो ओनर है घर का, उसको कुछ एक्चुअली हो गया होगा, या फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि सब यहाँ पर आके मुझे पूछेंगे। उसको भी कांटेक्ट कर रहे होंगे, उसके बाद उसका भी नंबर हर जगह दे के रखा होगा, उठा नहीं रहा होगा, या फिर कुछ दिक्कत होगी, इसलिए शायद वो मुझे यहाँ पर ओनर समझ के आ रहे हैं। दोस्तों, आपको हेलीकॉप्टर, जेट, फ्लाइट क्या आवाज़ आ रही है? कुछ ऊपर से जा रही है। पिछले आधे घंटे में हर 2-2 मिनट में मिलिट्री के हेलीकॉप्टर जा रहे हैं यहाँ से। आई थिंक थोड़ा क्लाउडी है तो आपको दिखाई नहीं देगा, ये साइड से आ रही है। वो जूम करके दिखाता हूँ। अभी जापान चाइना का बहुत इशू चल रहा है। अगर आप न्यूज़ देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि अभी दुनिया में क्या चीज़ें चल रही है बोल के। तो उसके चलते अभी एक्चुअली मेरा जिस एरिया में मैं रहता हूँ, यहाँ पे जापान का मिलिट्री बेस है, तो यहाँ से हेलीकॉप्टर वगैरह काफ़ी जा रहे हैं। क्योंकि जापान ने अभी काफ़ी सारे कमेंट्स किए थे, क्योंकि चाइना को अभी ताइवान लेना है, एंड जापान ने कमेंट्स किए थे कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम भी वॉर में उतरेंगे एंड ऑल। तो वो कमेंट से चाइना ने क्या कर दिया पता है आपको? उन्होंने जितने भी ट्रैवलर चाइना से आने वाले थे जापान में, उनको बोला कि, उनके लोगों को बोला कि तुम जापान में घूमने के लिए मत जाओ, जितने भी आप तुम्हारे टिकट्स वगैरह हैं होटल से सब कैंसिल कर दो। तो पिछले 1 महीने में आई थिंक 1 से 5 लाख, आई डोंट नो एग्जैक्ट नंबर, बट लाखों में चाइनीज़ लोगों ने अपना फ़्लाइट टिकट कैंसिल की है जापान में आने के लिए। तो आपको अभी रिसेंटली कुछ टाइम आने वाले कुछ मंथ्स में चाइनीज़ लोग जापान में नहीं दिखेंगे एज अ ट्रैवलर, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट ने उनको स्ट्रिक्टली मना करके रखा है कि आपको जापान में घूमने के लिए नहीं जाना है। तो वैसे तो जापान की अभी करेंसी काफ़ी गिरी हुई है, येन काफ़ी टाइम से, पिछले कुछ मंथ से, सालों से उसका जो वैल्यू है वो काफ़ी गिरते जा रहा है। और ऊपर से ये जो दो देश के बीच में पॉलिटिकल इशू जो हो रहे हैं, उसके चलते आने वाले कुछ टाइम में और भी येन कुछ गिर सकता है। आई डोंट नो कि जापान का भी स्टेबिलिटी क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी क्या है, क्योंकि अभी रिसेंटली पॉलिटिक्स भी चेंज हुआ है, पीएम जापान के चेंज हुए हैं। और अभी की जो पीएम है साने ताकाची सान, वो थोड़ी अग्रेसिव है, थोड़ा डिसीजन फास्ट लेती है। और जो पुराने पीएम थे वो थोड़े पोलाइट और लाइक अलग उनका मिजाज था। बट अभी के जो नए वाले हैं उनका थोड़ा अलग मिजाज है। तो आई डोंट नो आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। और वैसे भी जो पुराने पीएम थे उन्होंने मोदी जी के साथ में, क्योंकि मोदी जी आगे गए थे कुछ मंथ्स पहले, उन्होंने चेंज होने से पहले ये किया था, इंडिया के साथ में टाई किया था कि 5 लाख एम्प्लॉयमेंट्स आने वाले कुछ साल में वो इंडिया से जापान, जापान से इंडिया करने वाले हैं। एम्प्लॉयमेंट इंडिया के लिए तो जापान में है, बट जो नए पीएम आए हैं वो भी इसको आगे कैसे लेके जाते हैं, तो ये आई एम नॉट श्योर। और ऊपर से वीज़ा के रूल्स भी अभी काफ़ी चेंज हो रहे हैं अगले साल से। तो जो भी अपडेट्स होते हैं वो तो आपको मैं देते रहूँगा ही। मैं एक श्राइन में गया था, वहाँ पर मैंने ये लाया है तलवार, जापानीज़ तलवार। इसमें लिखा हुआ है जापानीज़ में, ये आप शायद पढ़ नहीं पाओगे, मेरे लिए भी थोड़ा मुश्किल है इसको पढ़ना, इसका मीनिंग बताना। बट उसके साथ में ये भी था कि इसका मतलब क्या है। तो ये जो वुडन तलवार है, नाइफ है, वो लाइक गुड फॉर्चून के लिए है। तो थोड़ा पॉज करके पढ़ लेना। हो गया ऑफिस के मीटिंग ख़त्म, 4 मीटिंग थे आज पूरा।
लाइक जापानीज़ में होता है मीटिंग वैसे तो जापान में, बट मेरा एक टीम है जो कि इंडिया से है, मुंबई से टीम है, वो इंग्लिश में भी वो होता है। और जापान में जब मीटिंग्स होती है ना, बहुत हाई कॉन्टेक्स्ट पे मीटिंग होता है। तो अगर आप N5 या फिर N4 सीख रहे हो, ठीक है, वो तो चलो बाहर कन्वर्सेशन के लिए काम आती है, बट ऑफिस में जो मीटिंग्स होती है वो मैं बोलूँगा कि N3 N2 के ऊपर अगर है, एटलीस्ट N3 भी अगर आपके पास में है ना, तो वो मीटिंग आप समझ पाओगे। अगर N5 या N4 है तो आपको मीटिंग्स बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। मेरे घर के पास में ग्योमू स्टोर है ना, तो मैं कल गया था वहाँ पे, थोड़े ज़्यादा ही फ्रूट्स ला लिया, डिस्काउंट चल रहे थे इसके ऊपर। मौसम्बी, एप्पल, केले वैसे तो सस्ते तो नहीं है, इंडिया के हिसाब से तो बहुत महंगे हैं। एप्पल 4 थे आई थिंक 400 इनके, ये भी 6 का पैकेट था 400 इनका। कल आके बोलो का हमारा सेकंड बैच था जैपनीज़ का, JLPT N5 का, वो ख़त्म हो गया था। और कल रात मैंने जापान के आई थिंक 11 बजे, इंडिया के आई थिंक कितने 7:30-8 बजे थे, तो वो टाइम पे फिर मैंने ज्वाइन किया। लास्ट सेशन था एक्चुअली, वो लास्ट क्लास था। आने वाले आई थिंक दिसंबर फर्स्ट वीक में, फर्स्ट संडे को आई थिंक JLPT का एग्ज़ाम है। तो जस्ट टू मोटिवेट देम, स्टूडेंट्स से सारे उनको मोटिवेट करने के लिए, उनसे थोड़ा बात वगैरह करने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। लास्ट कॉल था उनका, तो मैंने थोड़ा मोटिवेट किया उनको। एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी कुछ सजेशंस थे, कैसे एग्ज़ाम देना है वगैरह, उसके बारे में बात किया। और नई बैच स्टार्ट होने वाली है JLPT N5 और N4 की। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो JLPT N5, तो आप हमारा अकेबनो अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। और बाय द वे 9 तारीख को फ्री डेमो क्लास होने वाला है, तो अगर आपको ज्वाइन करने से पहले आपको डेमो क्लास लेना है तो वो भी आप ले सकते हो, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। शाम हो गई है अभी। जापान में ऐसा है ना कि जैसे ही 4 बज जाते हैं, 4 बजे यहाँ पर होता है अंधेरा। बाय द वे फर्स्ट टाइम बालकनी में मेरे देख रहा हूँ मैं किसी को, यहाँ पर वो शायद चांद देख रही है, छोटी बच्ची है वो, क्या बायनाकुलर बोलते शायद, हाँ भूल गया नाम, बायनाकुलर शायद, हाँ उससे वो चांद और तारे देख रही है। आप ये देख रहे हो बिल्डिंग के ऊपर लाइटिंग चमक रही है। ये लाइटिंग यूजुअली हमारे इंडिया में जब दिवाली वगैरह आती है ना तब चमकती है। मैं पहली बार देख रहा हूँ, आज देख रहा हूँ यहाँ पे ये लाइटिंग चमक रही है। यहाँ पर निशिकासा एरिया है, तो जब भी दिवाली आती है तो दिवाली के दिन वहाँ पे जितने भी इंडियंस के घर है वहाँ पर इस टाइप की लाइटिंग घर के बाहर गैलरी में लगा के रखते हैं, तो पता चल ही जाता है कि इंडिया का घर है। मैंने भी देखा, मतलब यार ऑफकोर्स यहाँ पे कोई इंडियन इस एरिया में तो कोई भी नहीं रहता मेरे सिवा, तो मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पे रहता होगा। बट वो आई थिंक लाइटिंग लगी है क्रिसमस की, क्योंकि अभी जल्दी क्रिसमस आने वाला है और जापान में जब विंटर वगैरह आ जाते हैं तो दिसंबर फर्स्ट वीक से ही जापान में 2 या 3 महीने तक हर जगह पे इल्यूमिनेशन लाइटिंग वाइटिंग लगी रहती है। बट वेदर देख लो कितना बढ़िया है। थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा है मुझे, पता नहीं बारिश आएगी या नहीं क्लाउडी तो नहीं है ज़्यादा, बट कितना क्लीन है। एयर क्वालिटी देख लो, अभी मैं न्यूज़ देख रहा था इंडिया की, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स भाई साहब 400, 500, 800 ऐसे ऐसे कुछ जा रहा था, मैं न्यूज़ देख रहा था। बट यहाँ पर अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है आई थिंक 30 से 50 के आसपास। आपके सिटी में अभी क्या है एयर क्वालिटी इंडेक्स, मुझे बताओ कमेंट करके। बट यहाँ पे तो एयर क्वालिटी लाइक टॉप नॉच। भूख लग गई मुझे, अभी खाना बनाना पड़ेगा। वैसे तो मैंने सुबह बना के रखा था खाना, वैसे तो विंटर में सब्जियां वगैरह ख़राब नहीं होती है, तो मैंने दाल बना के रखी थी कल बनाई थी मैंने सुबह दाल। तो मैं रोज़ सुबह शाम प्रोटीन के लिए अभी दाल खा रहा हूँ। और इसके अंदर है हमारे जापानीज़ राइस। बाय द वे दोस्तों, आई डोंट नो आप में से कोई भी जापान आ रहा है नहीं आ रहा है, बट एक रिक्वेस्ट आपके लिए, मैं एक्चुअली रोज़ पूजा करता हूँ भगवान की। और हुआ ऐसे ना कि मैं लास्ट टाइम जब इंडिया गया था तो मैं आते वक्त बहुत सारी धूप लाता हूँ। आई लाइक घर में सुबह नहा धो के पूजा करके मैं धूप लगाता हूँ ना, तो धूप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं। एक पैकेट में बस एक पड़ा है और इसमें भी थोड़े से ही है, आई थिंक ख़त्म हो जाएंगे 10-12 दिन में। तो अगर आप आ रहे हो जापान में घूमने के लिए या फिर आपके पास में एक्स्ट्रा पड़े होंगे तो मुझे आप दे सकते हो। यार जापान में आप रहते हो ना, सबसे बड़ी दिक्कत है ना यहाँ पे जो एडवर्टाइजमेंट के जो पैम्पलेट वगैरह आते हैं, वो अभी मैं मेल बॉक्स खोल के आया नीचे। मैं दिन में 1 या 2 बार मेल बॉक्स खोलता हूँ और कुछ ना कुछ उसमें मिल ही जाता है। और मैं पिछले 4-5 दिनों से एक्चुअली यहाँ पे आपको पता है गार्बेज के दिन होते हैं, तो आपको गार्बेज जमा करके रखना होता है। तो जब भी मैं मेल बॉक्स खोलता हूँ उसके अंदर ना इतने सारे एडवर्टाइजमेंट के जो पैम्पलेट वगैरह पेपर होते हैं ना, ये सारे मैंने अभी थैली के अंदर पैक करके रखे हैं। मेरा मेल बॉक्स भर जाता है कभी कभी, अगर मैं 2 दिन मेल बॉक्स ना खोलूँ ना, मेल बॉक्स भर जाता है। तो पेपर यहाँ पे वेस्टेज है, मैं कभी देखता भी नहीं है, ये सारे एडवर्टाइजमेंट है। बस मैं इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल निकालता हूँ उसमें से छाट के, बाकी सब मैं बिगर देखे थैली में डाल के सीधा नीचे फेंकता हूँ।
तो ऐसे हर हफ्ते में इतनी थैली जमा होती है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितना पेपर वेस्ट होता है यहाँ पे। ये फेंकने के बाद में अभी नीचे जाऊँगा वापस मेल बॉक्स में कुछ ना कुछ पेपर मिले रहते, तो बहुत दिक्कत है यहाँ पे। आप जापान में आओगे ना, सबसे बड़ी दिक्कत ये आपको मिल जाएगी, आपका मेल बॉक्स हमेशा भरा रहेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेल बॉक्स पे ऐसे लिख देता हूँ कि अनवांटेड एडवर्टाइजमेंट के जो पैम्पलेट वगैरह है वो मेल बॉक्स में मत डालो। बट वो भी है कि कभी कभी वो रोड भी लगता है कि यार मैं वैसे डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ कि डालो मत बोल के इसके अंदर, तो सोच भी सकते कि यार रोड है यहाँ पे, फैमिली जो भी रह रही है वगैरह, तो वो भी नहीं कर सकते। आई डोंट नो वो करते हैं यहाँ पे लोग या नहीं करते, बट मुझे जस्ट आइडिया आया वो अगर करूँ या ना करूँ। बट वो ये कि एक टास्क लग जाता है पीछे। और वो तो ऐसे और जॉब्स में वहाँ पे धक्के खा रहे हैं अभी कि देख रहे हैं कि कुछ मिल जाए और कुछ भी नहीं, सब परेशान ही हो रहे हैं मतलब। हाँ, अभी तो जॉब मार्केट थोड़ा डाउन ही है। अच्छा भी कि उस टाइम पे मुझे अच्छा लगता है कि मैं नहीं गया और मेरे पैसे नहीं लगाए उनको देख के। तो इसलिए मैं थोड़ा हर चीज ना बहुत ज़्यादा संभल के देखना चाह रहा हूँ कि कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट भी करो तो सोच के करो। राइट। देखो आपकी एज ना, अभी आप काफ़ी यंग हो, ठीक है, यंग हो और ऊपर से आपको थोड़ा सेल्स मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है, बट आपका जो बैकग्राउंड है वो कॉमर्स में है, ठीक है। तो अगर आपका ड्रीम है आपको जापान में आना है, यहाँ पे करियर बनाना और यहाँ पे सेटल होना है, राइट, अगर आपका ड्रीम है तो पहला चीज़ है कि आपको तो पहले जापानीज सीखना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको जापान में जॉब चाहिए तो आपका बैकग्राउंड कॉमर्स है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है आपको जॉब से रिलेटेड, यानी कौन से फील्ड में आपको जॉब मिलेगा वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। बट अगर आप बोल रहे हो कि आप आगे पढ़ाई कर सकते हो, तो मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा कि आप अगर कोई एक फील्ड चूज़ करते हो और आप जापान में आके, जैसे आप बोलो ना 1 साल आपको पढ़ाई करना है, तो मैं बोलूँगा कि आप जैसे बैचलर आपका हुआ है ना, तो आप आगे का स्टडी 2 साल का मास्टर्स, ठीक है, आप 1 साल या 2 साल कोई पढ़ाई जापान में आके करो और फिर आपका जो चांसेस है जॉब्स के रिलेटेड वो आपके थोड़े बढ़ जाएंगे एज कम्पेयर टू अगर आप इंडिया में कुछ अभी पढ़ाई करोगे और ट्राई करोगे जॉब के लिए जापान में, वो थोड़ा और मुश्किल रहेगा। बट अगर आप जापान में आके 1 साल या 2 साल की पढ़ाई करोगे, कोई डिग्री कोर्स करोगे, तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं डिग्री कोर्स कर, मेरा 1 साल से कहने का मतलब था कि मैं मास्टर्स के लिए मतलब मेरे घर वाले भी कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं मास्टर्स के लिए इमीडिएटली ना जाके 1 साल पहले कुछ पढ़ाई तैयारी करूँ, उसके बाद मास्टर्स के लिए 2 साल प्रॉपर। अच्छा, अगर मास्टर्स के लिए भी जाना है तो वो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मास्टर्स के लिए भी किस फील्ड में जाऊँ। अच्छा, नॉर्मल एमबीए के लिए जाऊँ या फिर कुछ कोई टेक स्किल सीखूं मैं 1 साल लगाकर। हाँ, अब सुनो, अभी सुनो, एक बात सुनो, बहुत अच्छी आइडिया है वैसे ये। जैसे आपको क्वेश्चन है कि कौन से फील्ड में आपको मास्टर्स करना है, तो आपका डैड का ऑलरेडी बिजनेस है और आपने ऑलरेडी उसमें थोड़ा बहुत काम किया है और आपको थोड़ा बिजनेस का बैकग्राउंड का नॉलेज है, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप जापान में आके बिजनेस का कुछ पढ़ाई करो। अच्छा, जो कि आपको आपके डैड के बिजनेस में भी हेल्प कर सकता है आगे चल के इन द फ्यूचर। अगर इनकेस आपको वापस जाना पड़ सकता है इंडिया में डैड का बिजनेस संभालने, वो आपको हेल्प कर सकता है और जापान में भी आपको जॉब में ये बिजनेस का स्किल हेल्प करेगा, क्योंकि ऑलरेडी यू हैव सम एक्सपीरियंस आपके डैड के बिजनेस में। या टैबल्यू ये अगर टूल आपका अच्छे से सेट है तो मतलब कि हो जाता है, मतलब एंट्री हो जाती है कहीं ना कहीं। अब आप मुझे जापान के कंटेक्स्ट में बताओ कि अगर मैं ये 3 टूल अच्छे से सीख लूँ प्रॉपर प्लस जापानीज लैंग्वेज भी, तो मतलब कितना डिमांड है इन 3 टूल्स के हिसाब से? हाँ, वहाँ पे कुछ और टूल्स यूज होते हैं या सब जगह सिमिलर ही है? देखो, ये जो 3 टूल है टैबल्यू, एक्सेल और पावर बीआई, ठीक है, ये लाइक एक कॉम्प्लीमेंट्री टूल है। ऐसा नहीं कि इसके बेसिस पे आपको जॉब मिलेगा, यानी सिर्फ अच्छा। अब जैसे मैंने भी सीखा है टैबल्यू, एक्सेल तो कॉमन है, ये तो आना ही चाहिए आपको, टैबल्यू और पावर बीआई, ठीक है। अगर आपको एक्सेल आता है तो पावर बीआई थोड़ा उसका एडवांस वर्जन हो गया, तो ये कॉमन चीज़ है। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हो तो आपको, और आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो, तो आपको ये 3 टूल्स आना जरूरी है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली एमबीए खत्म किया, ठीक है, तो उसमें ये 3 टूल थे, हमको सिखाए थे। ऐसा नहीं है कि ये टूल 3 आ रहे हैं आपको तो आपको सिर्फ इसके एक्सेल के जॉब या फिर पावर बीआई के जॉब ऐसे मिलेंगे। अब अगर आप देखो डेटा एनालिस्ट, ठीक है, एनालिस्ट क्या करता है, डेटा को एनालिसिस करता है, तो उसके लिए टूल्स होते हैं डेटा एनालिसिस के लिए। तो एक्सेल हो गया एक टूल, पावर बीआई, टैबल्यू, और भी टूल्स होते हैं डेटा एनालिसिस करने के लिए।
बट उसके पहले आपको डेटा एनालिसिस क्या होता है, कैसे करना होता है। इंडिया में अगर किसी के पास में स्किल है बट जापानीज़ ही नहीं है तो मुश्किल है ना आने के लिए। तो अगर आप जापानीज़ अच्छा कर रहे हो, बाय द वे आप जापानीज़ क्या खुद से प्लान कर रहे हो सीखना या कहीं क्लास लगा रहे हो? नहीं, मैं क्लासेस ही प्रॉपर क्लासेस ज्वाइन करूंगा अगर अच्छा सीखूंगा तो। ओके। तो अगर आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारा भी क्लास स्टार्ट हो रहा है अभी 3rd बैच नेक्स्ट मंथ से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप N5 अभी आने वाले जुलाई में N5 स्टार्ट होने वाला है, एग्ज़ाम है उसका। एक लेवल वैसे कितना नॉर्मली टाइम लगता है करने में? 5 महीने लगते हैं, 4 से 5 महीने, अगर अच्छे से आप गाइडेंस के अंदर टीचर के गाइडेंस से पढ़ाई कर रहे हो तो। N5 फिर N4 N3 हाँ 5 लगा है। हाँ। तो इसमें आप ऑनलाइन क्लासेस होंगी? हाँ, ऑनलाइन क्लासेस होगी। टीचर पढ़ाएंगे जो जिन्होंने एक्चुअली है इंडियन टीचर बट उन्होंने जापान में आके पढ़ाई की है, तो वो आपको पढ़ाएंगे। जिनके अंडर मैंने पढ़ाई की है एक्चुअली वही आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो फिर बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करना। थैंक यू। चलो बाय बाय।